राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार। आज फिर आ गए हैं हम एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे होंगे कि या तो मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ या कभी ऑफिस में होता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ, गुड़गांव से, जिसमें सोचा कि 1-1.5 घंटे का टाइम है। ट्रैफिक बड़ा हैवी होगा इस टाइम पे, जो कल वाली वीडियो में आपको बता रहा था मैं कि ट्रैफिक बड़ा हैवी होता है। वो भी आप देखेंगे कितना ट्रैफिक जाम होता है, कितना स्लो डाउन होता है यहाँ पे। और रास्ते में बात कर लेंगे कुछ इंश्योरेंस के बारे में, लोन के बारे में, जो भी ध्यान आएगा। सोचेंगे आपके बारे में क्या बता सकते हैं, देखते हैं। अभी ये ट्रैफिक तो चल रहा है, दिख रहे हो आप, स्मूथली चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो जाएगा जैसे जैसे साइबर सिटी के पास पहुँचेंगे। अभी तो शायद ये इफ्को चौक के आसपास है। नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ मैं अभी। 1 लोन सैंक्शन हुआ अभी, तो क्लाइंट के पास ही जा रहा हूँ। उनको आने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्या फ़ायदा उनको। जो काम डोर स्टेप सर्विस हो सकता है तो उससे बेटर है कि क्लाइंट को क्यों बुलाया जाए। अब पहुंचने में शायद 1.5 घंटा लगेगा। वही जाके कंप्लीट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन करके। आज इनका 1-2 दिन में प्रोसेस कर देंगे ताकि इनकी रजिस्ट्री हो जाए। LIC में कराने का रीज़न ये था यहाँ पे कि LIC इंश्योरेंस इंसिस्ट नहीं करते। पहले जब आप किसी बैंक में चले जाएं, NBFC चले जाएं, आपको किसी भी बहाने, चाहे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या आपका अपना इंश्योरेंस, वो देंगे। आप ये मान के चलो, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो ऑलमोस्ट हर बैंक में, NBFC में मैंडेटरी कर रखा है, बट LIC हाउसिंग फाइनेंस में नहीं है। आप इंश्योरेंस कराना चाहें कराएं, नहीं कराना चाहें, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर लोन अमाउंट भी कम था, दूसरे बैंक हम ज़्यादा अमाउंट को प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा। तो हालांकि HDFC में, इसमें बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि HDFC भी जब से बैंक में कन्वर्ट हो गया NBFC से, उन्होंने भी क्रॉस सेल करनी जरूरी कर दी है। हालांकि अगर क्लाइंट थोड़ा इंसिस्ट करे तो शायद वो अवॉइड करवा सकता है HDFC में, बट लेकिन जैसे आप लोन एग्रीमेंट साइन कराने जाते हैं तो सबसे पहले जिस आदमी से इंटरेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो शायद वो उनका एम्प्लॉय नहीं होता है, वो इंश्योरेंस गाय होता है जिससे उन्होंने टाई अप कर रखा है। वो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करा देता है, सारी हेल्प करता है, फिर आपको क्रॉस सेल करता है कि आपका इंश्योरेंस करानी होगी, ये वाली इंश्योरेंस होगी, इतने साल की होगी, इतने टर्म के लिए होगी। तो ध्यान रखें, अगर आपने इंश्योरेंस करानी है तो कराएं, और नहीं करानी है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। आप उसके लिए इंसिस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और जहाँ मैंडेटरी है तो बैंक की कॉल है। अगर वो आपको लोन देना चाहे, नहीं देना चाहे, उनको लोन डिसबर्स करना है विदाउट इंश्योरेंस या नहीं, उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दी है। और भी चीज़ें हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस से कराने के लिए। अदर बैंक्स में क्या है कि आपको लीगल के चार्जेस, एडवोकेट की फ़ीस जो बोलते हैं, वो आपको अलग से पे करनी होती है। वो आपको नहीं बताते एट द टाइम ऑफ लॉगिन ऑफ प्रोसेसिंग लोन। वो आपको जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो जाता है या सैंक्शन होने वाला होता है, तो एडवोकेट से एक मेल आती है। कुछ बैंक से बता रहा हूँ, हर बैंक की बात नहीं करना। वहाँ से एडवोकेट से मेल आती है कि सर आपका फ़ीस 3500 रुपये या 4000 है, आउट ऑफ दैट 50% अभी पे कर दीजिए, 50% बाद में पे कर दीजिए। और बैंक वाला ही बोलता है सर हमने तो फीस चार्ज ही नहीं करी, ये तो एडवोकेट की फ़ीस है, ये तो आपको पे करनी होगी। तो देख लीजिए, आपको LIC में अलग से कोई एडवोकेट की फ़ीस नहीं पे करनी होती है। ओनली एक जो स्टैम्प पेपर के चार्जेस होते हैं
छोटे मोटे 1000-2000 के आसपास का जो आते हैं स्टैम्प पेपर्स होते हैं वो परचेज़ करने होते हैं। और जो भी फ़ीस होती है एडवोकेट की, टेक्निकल की, आपकी प्रॉपर्टी में विजिट करेगा जो आदमी, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है, फ़ोटोग्राफ लेता है, जाता है चेक करता है, उसके सबके चार्जेस LIC खुद बियर करता है। एक बेनिफिट तो है LIC हाउसिंग फाइनेंस से। दूसरी चीज़, आप इनके ऑनलाइन पोर्टल पे आ गया है। पहले क्या होता था कि प्री पेमेंट पार्ट पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं था किसी भी NBFC में ऑनलाइन। अगर आपके पास पैसे एक्सेस हैं तो आपको वहाँ उठ के जाना पड़ता था। इतना आपके पास टाइम नहीं है, ना आप टाइम निकाल पाते हैं, अब वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो ये डिले हो जाते थे प्रोसेस सारे। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस ने अपने पोर्टल पे ही एक्सेस दे दिया है कि आप कुछ प्री पेमेंट जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। दूसरा ऑप्शन है, कुछ NBFCs की कंप्लेंट होती थी कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते थे, कम नहीं करते, कम का ऑप्शन नहीं आता। ये भी एक ऑप्शन LIC हाउसिंग फाइनेंस ने ऑनलाइन पोर्टल पे दे दिया है। जब भी कोई ऑफ़र होगी तो आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पोर्टल पे लॉगिन करें, चेंज ROI का एक ऑप्शन होता है, वहाँ जाइए। इसके बारे में मैंने शायद एक वीडियो बना रखा है सबसे पहले, लॉगिन कैसे होता है, कैसे आप एक्सेस कर सकते हो अपने पोर्टल का, वो आप वहाँ देख सकते हैं। चेंज ROI में आपको जाते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपकी सिविल स्कोर चेक होता है वहाँ पे। पहले आप अप्लाई करिए, आपका सिविल स्कोर चेक होगा और सिविल लिंक्ड आपको रेट ऑफर आ जाएगी। वो आपको दिखेगा वहाँ पर कि क्या रेट होगा, कितना रेट चेंज हो सकता है, कितने EMI का डिफरेंस आएगा, आप वो ऑनलाइन कर सकते हो। आगे ट्रैफिक जाम हो गया, हम पहुँच गए रेडिसन पे। अब ये बड़ा स्लो चलेगा ट्रैफिक यहाँ से। आप ऑनलाइन आप स्टेटस चेक कर सकते हो अपने लोन का पोर्टल पे। हर चीज़ फैसिलिटीज़ हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में। हालांकि मैं अदर बैंक से भी टाई अप है मेरे, तो जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से फंडिंग करते हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने लोन सैंक्शन कराया है, क्लाइंट है, ही इज़ 45 और उसको 30 ईयर्स का लोन हो गया। आप कहेंगे 30 ईयर्स तो बैंक देता ही है लोन, बट भाई वो प्राइवेट जॉब में है, इज़ नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी पेंशन आई है। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको। अगर वो यूजुअली किसी बैंक में जाता, बात करता, NBFC में जाता, तो जब तक आपकी रिटायरमेंट एज है, दैट इज़ 58 और 60 ईयर्स, प्रोफेशनल्स की 62 ईयर्स मान सकते हैं, उसी एज तक का टेन्योर मिलेगा ना। अगर आपकी 47 एज है तो 13 साल, अगर 60 ईयर्स का लेते हैं तो ज़्यादा 15 साल कर देगा, 62 ईयर्स तक चला जाएगा। वो भी एज ए स्पेशल केस, हर केस में नहीं आएगा, यूजुअली हर केस में 60 ईयर्स तक होता है। तो जो एक लोन टेन्योर आप अपना 13 साल में ये करेंगे या 14 साल या 15 साल करेंगे, उसकी जगह अगर 30 ईयर्स का टेन्योर आपको मिल जाए तो क्या होगा, आपकी EMI कम हो जाएगी। अब EMI कम होगी तो लोन अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा आपका, राइट। तो आप देख लीजिए, अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है, होम लोन की कोई भी रिक्वायरमेंट है कैसी भी, सबसे पहले आप कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, लाइक अस। हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको फंडिंग चाहिए, कितने दिन में चाहिए, बैंक का प्रोसेस क्या है, कितना वो टाइम लगाता है प्रोसेस करने में लोन एप्लीकेशन को। तो मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले किसी कंसल्टेंट के थ्रू बात करें। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, बैंक हमें खुद पे करता है। आप डायरेक्ट जाएंगे तो भी वो
बैंक उस एम्प्लॉय को पे कर देगा, और हमारे थ्रू आएंगे तो भी वही होगा। आपका कोई इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा बैंक, अगर हम हमारे थ्रू जाते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं। ना आपको फ़ीस ज़्यादा चार्ज करेगा, रेदर हम वो नेगोशिएट करेंगे आपके लिए कि आपके लिए इंश्योरेंस करना मैंडेटरी है नहीं है, अवॉइड करना है, कर सकते हैं, फ़ीस कुछ कम करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं रेट में। कुछ बैंक्स हैं जो इंटरेस्ट रेट यूजुअली ऑफ़र ज़्यादा करते हैं, बाद में उनसे कुछ इंश्योरेंस के साथ अगर कर लें तो नेगोशिएशन हो जाती है वहाँ पर, वो आपके भी पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं। हमें पता होता है कि क्या लोवेस्ट रेट आ सकता है, आपको तो आइडिया नहीं होगा किस लेवल तक आ सकता है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आपको 9% ऑफ़र कर दिया, हमें पता है वो लास्ट उन्होंने ऑफ़र 8.5% पर दिया हो, आपको तो अगर 5 पैसे भी कम कर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 5 पैसे मेरे कम हो गए, लेकिन हमें पता ना कि किस रेट तक हम उसको लास्ट रेट तक नेगोशिएट कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट के थ्रू काम कराने का बहुत फ़ायदा है। आप किसी पर्टिकुलर बैंक में जाने के बजाय कंसल्टेंट के पास आइए, आपकी रिक्वायरमेंट बताइए हमें। जैसे अभी मैंने बताया 30 ईयर्स का टेन्योर दे दिया, और वो भी नेशनलाइज बैंक से। अब मैंने एक हिंट दे दिया नेशनलाइज बैंक का। मेरे पास ऑप्शन है NBFC, नेशनलाइज बैंक, LIC, सारे बैंक से मैं काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट। मेरे पास डायरेक्ट कोड है नहीं है डजेंट मैटर, वो मेरा काम है कि मैं किस से किस थ्रू टाई अप करके कहाँ से काम करके मैं बैंक से उनका काम करा के दूँ आपका। तो आप जब भी आपने काम करना हो, कुछ भी लोन की रिक्वायरमेंट हो, होम लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए आपको, या कई बार क्या होता है बैलेंस ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट हो गई आपको, इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा चल रहा है, उसको कम कर लीजिए। कुछ टॉप अप की रिक्वायरमेंट वो कर लीजिए। आपके बिजनेस लोन चल रहे हैं हायर रेट पे, आप कई बार हाई रेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन उनकी EMIs बहुत हाई होती हैं कि मैक्सिमम 5 और 10 ईयर्स से ज़्यादा का टेन्योर नहीं होता उसमें। तो आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी देकर के उसको 15 साल का टेन्योर कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे आपकी EMI का कैश फ्लो आउटफ्लो जो होगा आपका वो कम हो जाएगा। उस आउटफ्लो जो कम हुआ है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, या और कहीं आपको लगता है कि आप अपना बिजनेस में उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप वहाँ यूटिलाइज करिए। इसका रीज़न है, मैं आपको बताने का रीज़न ये है कि एक ह्यूमन लाइफ जो है उसके जो अर्निंग स्टेज वो होती है 25 से लेके 55 के आसपास एवरेज। 25 से वो स्टार्ट करता है और 55 तक वो पीक पे जाता है। हालांकि 60 तो रिटायरमेंट एज हो गई, तो मैं 55 बोल रहा हूँ, जिसके अंदर आप पहले 10 साल तो आप ध्यान नहीं देते हैं इन्वेस्टमेंट्स में। अगर ये 15 या 20 साल आपने EMIs में देते देते ख़त्म कर दिए तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, कब करेंगे आप इन्वेस्ट पैसे को? आपने बैंक से इंटरेस्ट रेट 8.5 पे उठाया पैसा होम लोन पे, और उसको प्री पे करने में आपने टाइम लगा दिया कि मैं इसको प्री पे करूँगा अगले 10 साल तक, 15 साल। आपकी एज अगर मान लीजिए 40 ईयर्स हो गई है, अगले 10 साल तक आपका हो गया 50 ईयर्स तक उसको प्री पे करने में लग गए। उसके बाद आपके 10 खर्चे और हो गए 50 के बाद। आप सेविंग कहाँ करेंगे? सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। ये तो एक पैसा है जो आप उठा करके आप बैंक को वापस रीपे कर रहे हो ना। तो जैसे आप प्रीपेमेंट करते हो, बैंक ने तो पैसा अपने स्टॉक्स पे लगा देना है, म्यूचुअल फंड्स में लगा देना है। वो हाई रिटर्न पे आप पैसा कमा रहे हो, उसी पैसे जो आप प्रीपे कर रहे हो, और आप प्रीपे करके आप सेव कर रहे हो बस 8.5%, क्योंकि आपने जितना प्रीपे करोगे जो बैंक का इंटरेस्ट है, करंट इंटरेस्ट जो आपको लग रहा है 8.5-9% जो भी है, वही तो बचा पाओगे आप। आपके पास 50 लाख का लोन था, 10 लाख रुपये आप प्रीपे करना चाहते हैं, तो आप क्या सेव करेंगे? जो आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है 7.5% का, 8.5% का जो भी एग्रीमेंट है आपका लोन बैंक के साथ, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वही तो सेव कर पाओगे आप। वेरेज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्रीपे करने के बजाय एक होम लोन अकाउंट के नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अब मैं क्यों होम लोन अकाउंट बोल रहा हूँ उसको,
उसका रीज़न है कि इस पैसे को आपने विड्रॉ नहीं करना एट एनी कॉस्ट। आपको चाहे किसी पर्पज़ के लिए रिक्वायरमेंट हो, आपका ये पैसा स्पेयर हो जाएगा। 10 लाख उठा करके आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न जो आई है लास्ट 10-15 ईयर्स की 15% से ऊपर की है, राइट। वो 10 लाख रुपए आपने उठा करके ये एज्यूम कर लिए कि आपके अकाउंट से निकल गए, कि आप कहीं खर्च नहीं करें, कोई और कहीं यूटिलाइज ना करें। वो उठा करके आपने 10 लाख रुपए सीधे म्यूचुअल फंड में डाल दी, भूल गए 10 साल के लिए। पैसे छेड़ना नहीं है, ये मान के चलो आपने 10 लाख रुपए बैंक को दे दिए, म्यूचुअल फंड उठा लिया स्मॉल कैप में, 10 लाख रुपए लगा दिया आपने, राइट। ये पैसा 15% के हिसाब से ग्रो करेगा अगर 10 साल के लिए, और वो 10 साल के लिए आपको 8.5% सेव करता 10 साल में। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये जो गैप है, इस गैप का आप फायदा उठा सकते हैं बैंक से लिए हुए लोन पे। बैंक के लोन से ही आप बेनिफिट लीजिए। आप क्यों प्रीपे कर रहे हैं उसको? एक तरह से आपका 10 लाख रुपए वो पड़ा हुआ है साइड में, वो होम लोन रिपेमेंट का ही है, और 10 साल के बाद आप देखेंगे आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस काफी कम हो चुका होगा। 20 साल का लोन है, 10 साल में 50% तो नहीं होता, लेकिन 30-40% तो कम हो गया होगा आपका। इधर से 10 लाख रुपए आपका ग्रो कर गया होगा 2-3 गुना, 3 टाइम्स से ऊपर ही हो गया होगा, 3 to 4 टाइम्स, 30 के 40 लाख हो गए होंगे। सोचिए आप, क्या ऐसा कर सकते हैं? प्रीपेमेंट करने की बजाय आप उस पैसे को SIP में लगाइए।